हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अदर सिविल अपराइजिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि बस एक रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और उसके बाद सब कुछ स्मूथ चलने लगा। कई छोटे मोटे रिवोल्ट्स जो थे, स्थानीय रिवोल्ट्स जो थे, वो उसके बाद से बिगन होने लगे थे और इवन उससे पहले भी होते रहे थे। तो और जो इस तरह के रिवोल्ट हैं जो थोड़े फेमस हुए थे और हिस्ट्री में कवर किया गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। So let's start with the theory. Revolt of 1857 was followed by इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो जो था वो नील की खेती जो होती है उसका एक रिवोल्ट हुआ था जो 1859 और 60 में हुआ था। फिर उसके बाद आया सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1763 और 1800 के बीच में, मतलब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले का रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट। संथल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ था, मतलब बस 2 साल पहले, 1-2 साल पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के। और एक पाबना अपराइजिंग, ठीक है, पाबना अपराइजिंग ये 1873-76 में हुआ था। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये याद होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी रिवोल्ट्स का क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है कि क्या क्रम था इनका। तो पहले से बाद में साल के क्रम में लगाना होता है, तो या फिर कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसलिए ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिगो रिवोल्ट। तो ये स्टार्ट हुआ था गोविंदपुर विलेज में, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल में। तो यहाँ पे फार्मर्स जो थे उन्होंने इंडिगो की जो कल्टीवेशन हुआ करती थी, इंडिगो की जो खेती हुआ करती थी, वो बंद कर दी। और इस रिवोल्ट का जो लीडरशिप कर रहे थे वो 2 वर्कर कर रहे थे। एक का नाम था दिगंबर विश्वास, एक का नाम था विष्णु विश्वास, ठीक है। तो दोनों भाई थे, दिगंबर और विष्णु विश्वास, और इन लोगों ने ऐसा काम किया कि इन्होंने इंडिगो की खेती जो थी वो बंद कर दी थी। ये जो मूवमेंट था ये स्प्रेड हुआ नादिया में, पावन में, खुलना में, ढाका में, मालदा, दिनाजपुर, तो मतलब बंगाल के एरिया में ये सब चल रहा था। इवन जो बंगाल के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो उस टाइम के पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी इसके बारे में अपने मीटिंग्स की, जर्नल में लिखा, आर्टिकल्स लिखे, कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये लिखा गया और ये मूवमेंट जो था ये बहुत पॉपुलराइज्ड हो गया। इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि एडिटर थे हिंदू पेट्रियट के, उन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे इसमें देखा जाए तो बंगाल के जितने भी एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो भी इसमें शामिल हो गया था। फिर एक नील दर्पण एक बुक थी, एक तरह का, इसमें जो दीनबंधु मित्र थे इन्होंने भी पिक्चराइज़ किया कि कितना गुस्सा है इंडिगो प्लांटर्स में और जो ओनर्स हैं, ठीक है, या वहाँ पे जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर नील की खेती को लेकर किस तरह से वो एक विद्रोह बनता जा रहा है। यहाँ से ही जो इनकी ये दीनबंधु मित्र जो हैं इन्होंने नील दर्पण में लिखा था। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बंगाली हैं। इन्होंने अपनी एक नावल लिखी आनंद मठ, और वहाँ से एक फेमस जो सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको डिराइव किया गया था। तो यहाँ पे ये जो आनंद मठ है ये सन्यासी रिवोल्ट के बारे में ही इन्होंने अपनी एक नावल लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बंगाल में ही सन्यासी मूवमेंट, रिवोल्ट भी शुरू हो रहा है और यहाँ से ही इंडिगो की खेती पे जो आपत्ति थी फार्मर्स की वो भी स्टार्ट हो रही है। बेसिकली इंडिगो की खेती पे आपत्ति इसलिए थी क्योंकि इंडिगो की खेती के वजह से, नील की खेती की वजह से जो ज़मीन थी वो ख़राब हो जाती थी, उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती थी और उसका फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती थी। ऑल्सो ये जो नील की खेती करवाई जाती थी तो इनको प्रॉफिट बहुत कम मिलता था, फार्मर्स को प्रॉफिट बहुत कम मिलता था, और जो मेन प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स अपने साथ ले जाते थे और ये एकदम कंपलसरी कर देते थे कि आपको इतने एरिया में नील की खेती करनी ही करनी है। तो इसीलिए जब आपसे फोर्सली कोई कल्टीवेशन करवाएगा, ना ही उसका कोई प्रॉफिट देगा और ऊपर से आपकी ज़मीन भी ख़राब हो रही है, तो इसलिए फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वंदे मातरम जो था वो कांग्रेस के सेशन में
कलकत्ता के सेशन में 1896 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो 1896 एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाएगी। 1896 कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में पहली बार इसको गाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो वहाबी मूवमेंट है ये भी 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था और ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं सैयद अहमद बरेलवी जो कि राय बरेली से थे, ये इन्होंने ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो सैयद अहमद बरेलवी जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो वहाबी मूवमेंट में जो सैयद अहमद जी थे ये अब्दुल वहाब से इंस्पायर्ड थे जो कि अरब के थे और इंडिया में इनके इंस्पिरेशन का काम किया शाह वलीउल्लाह जो कि दिल्ली के थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय द एफर्ट ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, तो ये एक आइडियोलॉजी जो थी मुस्लिम्स के प्रति ये स्प्रेड होने लग गई और इसमें कई सारे लोगों ने पार्ट लिया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल के, बिहार के, काबुल और सेंट्रल प्रोविंस के। इन्होंने कैप्चर कर लिया पेशावर में को कुछ टाइम के लिए, 1830 में पेशावर को कैप्चर कर लिया कुछ टाइम के लिए, बट सून इनको बालाकोट का युद्ध में ये शहीद हो गए। ठीक है, इनको मार दिया गया, ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया। इन्होंने एक कॉइन भी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें इनका नाम लिखा हुआ था, पेशावर में ही वो कॉइन चलाया था। और आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, पटना जो है वो इसका हब बन गया इस मूवमेंट का। मतलब इनके मृत्यु के बावजूद जो एक रिवोल्ट था मुस्लिम्स के बीच में, वहाबी मूवमेंट, वो चलता रहा और ये इसका सेंटर जो बन गया वो पटना बन गया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय नाउ ये जब शहीद हुए तो उसके बाद जो लीडरशिप था वो 3 लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। ओके, तो 4 लोगों ने इसको अपने हाथ में ले लिया था। अब इनकी लीडरशिप में वहाबी मूवमेंट जो था वो आगे बढ़ रहा था। उसके बाद इसकी ब्रांचेस कई जगह पे खोली गई, जैसे हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, यूपी में, बॉम्बे में। तो बेसिकली ये जो वहाबी मूवमेंट था इसमें सभी मुस्लिम्स एकजुट होके मुस्लिम जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, जो कि कुछ ऐसी रिलीजियस पॉलिसीज़ होती थी जिससे इनको नुकसान हो रहा था, तो ये सारे लोग एक साथ यूनिटी दिखा के और इस तरह से ये लोग गैदर हुए और इन्होंने एक अपना मूवमेंट चलाया, वहाबी मूवमेंट, जो कि एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट था। नेक्स्ट आता है कूका मूवमेंट। ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट है बट बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था। मतलब कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, पहले तो अपने धर्म को बचा रहे थे, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो टाइप का आंदोलन हो गया था और इसमें भी यही था कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है। तो ये जो था ये 1840 में शुरू हुआ कूका मूवमेंट और भगत जवाहर मल जो कि सियान साहब नाम से फेमस थे, तो सियान साहब, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था वेस्ट पंजाब में। तो पंजाब के वेस्ट एरिया से ये स्टार्ट हुआ कूका मूवमेंट। बेसिकली इस मूवमेंट में ये था कि सिख रिलीजन में जो भी अंधविश्वास चल रहा था, जो भी एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, वो सब समाप्त करके सिख रिलीजन को, सिख के जो रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं उनके में एक तरह का एक अच्छाई की तरफ रास्ता उन लोगों को दिखाना। तो ये कूका मूवमेंट का उद्देश्य था। बट इससे लोग और मिलते गए, ये मूवमेंट और बड़ा होता गया और फाइनली ये लोग अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। उसके बाद 1872 में जो इनके लीडर थे, आगे और भी लीडर्स आते हैं, राम सिंह, इनको रंगून भेज दिया गया और फाइनली इनकी डेथ हो गई 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा कि कूका मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था और कौन से ईयर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है पागलपंथी। ये भी एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था। ठीक है, इसमें रिलीजियस टर्म्स भी थे और मतलब इनका अपना पॉलिटिकल टर्म भी था और इसको फाउंड किया था करम शाह ने, करम शाह। इसमें ये था कि ट्राइबल पीजेंट्स जो थे वो ज़मींदार लोगों के ख़िलाफ़
एक तरह का अपना एक ऑपरेशन या फिर उनको जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा था उसके विरोध में ये लोग अपना ये जो ट्राइबल ग्रुप था, तो ग्रुप वाइज ये लोग अपना मांग रख रहे थे उनके लिए। तो मांग जब पूरी नहीं होती थी तो फिर ये लोग रिवोल्ट पे चले जाते थे, और जब ये रिवोल्ट होता था तो जो ज़मींदार होते थे या फिर उनके हाई रैंक ऑफिशियल्स होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे। तो ये जो युद्ध हो जाता था ये ट्राइबल वर्सेस ब्रिटिशर्स हो जाता था। तो यहाँ पे करम शाह जो हैं और इनका बेटा जो था टीपू, ये हेड की तरह फॉर्म करते हैं और बाकी जो ट्राइबल फार्मर्स हैं वो इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। और ये शुरू होता है 1820-25 के आसपास, तो 20-25 के आसपास। फाइनली टीपू 1825 में शेरपुर नाम की जगह को कैप्चर कर लेते हैं और ख़ुद को वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। फिर लेटर ऑन ये धीरे धीरे, क्योंकि ये ट्राइबल लोग थे तो ट्राइबल लोगों की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है अपने किंग के लिए, तो धीरे धीरे इनकी पावर्स जो थी ये बढ़ती रही। इन्होंने जजेस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते थे, कलेक्टर बनाते थे। तो इस तरह का इन लोगों ने मतलब अपने आप को बहुत पावरफुल बन गए थे ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फराजी। तो जो ये फराजीज़ लोग होते थे ये भी एक मुस्लिम सेक्ट था, मतलब मुस्लिम्स में कई सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें एक फराजी भी था। ये जो मुस्लिम सेक्शन था ये हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्ट बंगाल, इन्होंने ये फाउंड किया था। ये थोड़े रेडिकल विचारों के थे। रेडिकल विचार मतलब कि तर्क के साथ जो विचार होते थे, तर्क के साथ अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करते थे। और शरीयतुल्लाह के जो बेटे थे उनका नाम था दादू मियाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये इन्होंने अपने मूवमेंट को, फराजी मूवमेंट को थोड़ा पॉलिटिसाइज़ कर दिया था, और ये ब्रिटिश लोगों के, जो ब्रिटिश बंगाल में ज़बरदस्ती घुसते थे, उनके खिलाफ अपना युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो ये जो रिवोल्ट था ये चला 1838 से 60 के बीच में, 1838 से 60 के बीच में। ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो गया था, काफ़ी साल चला। और फाइनली ये लोग वहाबी मूवमेंट था उसमें मर्ज हो गए। ठीक है, तो ये एक मुस्लिम रिलीजन वहाबी वाला मूवमेंट चल रहा है और एक तरफ फराजी का मूवमेंट चल रहा है। तो फाइनली दोनों, तो एक मुस्लिम सेक्शन का ही मूवमेंट चल रहा है, तो दोनों मर्ज हो जाते हैं वहाबी में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलेस्ली ने केरला के जो महाराज थे, महाराज ऑफ ट्रावनकोर, इनको कंपेल किया, फोर्स किया कि आप सब्सिडरी अलायंस लीजिए 1805 में। ठीक है, बट महाराजा जो थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक रेजिडेंट हुआ करते थे, केरला में ही रहते थे ये। तो ये पर्सन का नाम है दीवान वेलू थम्पी। इन्होंने नायर बटालियन के साथ सपोर्ट किया, उनका सपोर्ट लिया और ये रिवोल्ट कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवोल्ट कर गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो केरला को कैप्चर कर रहे थे अपने सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मूवमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केरला में किस तरह का मूवमेंट हुआ और किसने उसकी लीडरशिप की। तो लीडरशिप किया था दीवान वेलू थम्पी ने। नेक्स्ट है रामोसी ट्राइब का एक मूवमेंट हुआ था जिसको रामोसी मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, रामोसी ट्राइबल मूवमेंट, ये वासुदेव बलवंत फड़के नाम के आदमी थे। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था और इसका स्टार्ट किया था रामोसी ट्राइब मूवमेंट का। इसी तरह से गडकरी जो थे ये मराठा हुआ करते थे और ये मराठा जो फोर्ट होता था उसमें काम किया करते थे। तो इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया और एक रिवोल्ट किया था 1844 में कोल्हापुर में। जो खोंड्स होते हैं ये हिली एरियाज़ जो उड़ीसा से लेकर आंध्रा के, उड़ीसा आंध्रा उसके बीच में जो माउंटेनियस रीजन्स पड़ते हैं, हिली रीजन पड़ता है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो खोंड्स होते हैं, इन्होंने भी रिवोल्ट किया था ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। तो ये थोड़े रीजनल टाइप के छोटे मोटे जो रिवोल्ट्स हुआ करते थे उनके बारे में
ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खूंट्स हैं, इनकी जो आर्मी थी, ये लेड किया था चक्र बिसोई नाम के एक यंग राजा हुआ करते थे, चक्र बिसोई। उन्होंने लेटर ऑन इनको ज्वाइन किया घुमसार, कालाहंडी, इस टाइप के ये जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, और ये इन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। बेसिकली ये था किस लिए, तो जो नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए थे ब्रिटिशर्स ने, या फिर जो ज़मींदारों की एंट्री हो रही थी इनके रीजन्स में, तो ये तो एक ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया तो वैसे भी नहीं चाहेगा कि ब्रिटिश रूल इन पे चले, और नए टैक्सेस इन पे लगाए जा रहे थे। फिर यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे, बलि दी जाती थी, तो उसको अबॉलिश करने के लिए भी इन लोगों ने एक रिवोल्ट किया। फिर एक मरिया एजेंसी स्टार्ट होने वाली थी। मरिया एजेंसी जैसे कि एक डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स था, तो वो स्टार्ट होने वाला था। उसका इस्टेब्लिशमेंट जो होना था उसको भी अपोज़ किया था। फिर आता है कोल रिवोल्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1831-32 में ये बुद्धू भगत नाम के आदमी ने छोटा नागपुर रीजन में, जो कि झारखंड का रीजन है, वहाँ पे कोल रिवोल्ट हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे चलता रहा। 1831 में शुरू हुआ और 1848 तक, 1848 तक ये इस इंटरमिटेंटली चलता रहा, कभी बंद होता था, कभी स्टार्ट होता था। फिर बड़ौदा जो है गुजरात में, वहाँ पे वघेरा रिवोल्ट शुरू हुआ था, और ये 1818 में स्टार्ट हुआ था। तो वघेरा रिवोल्ट कहाँ से रिलेटेड है? बड़ौदा, गुजरात। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेन रिवोल्ट्स इन इंडिया बिफोर 1857। तो अब ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं कि ये जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी अलग अलग जगह पे, या फिर कुछ अलग रिलीजियस विद्रोह जो हुआ था, वो उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। तो पहले तो एक बंगाल में सिपॉय म्यूटनी होती है 1764 में। तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो की जो आर्मी होती है ये रिवोल्ट कर देती है, और ये मीर कासिम के साथ चली जाती है इन द बैटलफील्ड ऑफ बक्सर। तो ये एक छोटा रिवोल्ट हुआ था, बट स्टिल बैटल तो हार ही गए थे। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए थे। बट स्टिल आप याद कर सकते हैं कि बंगाल में सिपॉय म्यूटनी एक बार 1764 में भी हुई थी। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीत गए थे। वेल्लोर इम्पॉर्टेंट है। वेल्लोर का सिपॉय म्यूटनी हुआ था, यहाँ पर भी सिपाहियों ने विद्रोह किया था, और ये 1806 में किया था। फिर है रिवोल्ट ऑफ कच्छ 1819 से 31। फिर कोल रिवोल्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा संथल रिवोल्ट, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। संथल नहीं पढ़े हैं। संथल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 1855-56 में ये शुरू हुआ था, और संथल जो होता है वो एक ट्राइबल पॉपुलेशन होता है। तो ये ये एक तरह का ट्राइबल रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ये जो दमीने को एरिया है भागलपुर का और राजमहल हिल्स का, तो ये बिहार का रीजन जो है, और राजमहल हिल्स अगर देखा जाए तो झारखंड उड़ीसा वाला रीजन जो है, वहाँ के रीजन में ये शुरू हुआ था। और बेसिकली जो ज़मींदार थे और ब्रिटिशर्स थे, ये दोनों एक्सप्लॉइट किया करते थे ट्राइबल लोगों को। तो यहाँ पे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। इन्होंने लीडरशिप लिया इस रिवोल्ट का। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस रिवोल्ट के साथ जिस पर्सन ने लीडरशिप की है उसका नाम पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में, या इवन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो ये रिवोल्ट जो था, इनकी लीडरशिप इन लोगों ने की थी। फिर काफ़ी कुछ बातें लिखी हुई है। ये रिवोल्ट चला 1856 तक, और लास्टली इसको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ अपना एक वॉर लड़ी थी, और मेजर बैरोज जो थे वो डिफ़ीट हुए थे। मतलब एक ब्रिटिश आर्मी के चीफ थे मेजर बैरोज, और इनको डिफ़ीट कर दिया था संथाल ने। फाइनली मेजर लॉयड थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कर दिया। तो ये रिवोल्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर भील रिवोल्ट। भील एक कम्युनिटी होती है, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ खंदेश में रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉम्बे रीजन का रिवोल्ट है। इन्होंने भी
ब्रिटिशर्स के साथ एक रिवोल्ट किया 1818 और 31 में। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो पेशवा बाजीराव टू हैं और इनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं भील के जो लोग हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं त्रयंबक जी डंगालिया, इन्होंने ही ये विद्रोह शुरू किया है भील लोगों के बीच में। बट रियलिटी ये थी कि एग्रीकल्चर और जो नए टाइप के टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे, तो भील लोग उनके अगेंस्ट रिवोल्ट में आ गए थे। तो ये जो लीडरशिप कर रहे थे वो थे सेवाराम। 1825 में ये रिवोल्ट शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम, और इस तरह से भील लोगों का रिवोल्ट जो था वो चलता था, फिर बंद होता था, फिर स्टार्ट हो जाता था, इस तरह का। बट फाइनली ब्रिटिशर्स ने इसको भी ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आता है रंपा विद्रोह। रंपा जो है वो हिली एरिया है जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये जो रिवोल्ट था ये भी मनी लेंडर्स जमींदारों के बीच में था, और साथ में कुछ फॉरेस्ट एक्ट लाए गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिसमें ये लोग फॉरेस्ट लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और रंपा वाले जो ट्राइबल लोग थे वो यहीं पे रहा करते थे। तो इसलिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने ये शुरू किया, जिनका नाम था सुरजी भगत और गोविंद गुरु। ठीक है, तो ये जो नाम है ये एसोसिएटेड है रंपा विद्रोह से। नेक्स्ट, ये जो ट्राइबल विद्रोह था ये अलग अलग जगहों पे फैल गया, जैसे कि मेवाड़ ऑफ राजस्थान, डंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, इस तरह के जगहों पे ये सब फैल गया। तो यहाँ पे ये जो गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद ने एक सभ्य सभा भी इस्टेब्लिश की थी 1883 में, और इनका एम ये था कि भील लोगों को, मतलब ट्राइबल लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना। लासोदिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया था इन्होंने। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया, मुंडा ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे ये। तो 1899 और 1900 में ये एक रिवोल्ट शुरू हुआ था। बेसिकली ये जो रिवोल्ट था ये भी ज़मींदारों, कॉन्ट्रैक्टर, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट था, और इस विद्रोह को सरदारी फाइट भी कहा जाता है। तो दिस रिवोल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सरदारी फाइट। 1895 का टाइम था जब ये जो बिरसा मुंडा थे, 1895 का टाइम था जब इन्होंने खुद को एक मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया कि मैं भगवान का एक दूत हूँ। और ये जो रिवोल्ट था ये बहुत फेमस हुआ क्योंकि ट्राइबल लोग ऐसे जो मैसेंजर ऑफ गॉड टाइप लोग होते हैं इन पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत लॉयल हो जाते हैं और इनका पूरा कहना मानते हैं। तो जब भी इन्होंने कोई रिवोल्ट शुरू किया, सारे ट्राइबल लोग, मुंडा ट्राइब जो थी वो पूरी एक साथ इकट्ठी हो जाती थी, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ युद्ध किया था। इनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हुआ करती थी वो होती थी खुंट कट्टी और मुंडारी। ठीक है, तो ये ट्राइबल प्रैक्टिस जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो इस तरह के ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस किया करते थे। और बिरसा मुंडा जो है वो, उनके कुछ नाम भी थे जैसे जगत पिता, धरती आबा। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है कि किस नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये नॉन ट्राइबल लोगों के अगेंस्ट लड़ाई किया करते थे। अपने ट्राइब्स के लिए, मुंडा ट्राइब के लिए इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। फाइनली इनको मार्च 1900 में जेल हो जाती है और ये वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने खुद को तो मैसेंजर ऑफ गॉड बताया था, बट ये एक सिंह बोंगा नाम के, ये नाम थोड़ा सा अलग है, बट ट्राइबल लोगों के नाम कुछ इसी तरह से होते हैं। तो सिंह बोंगा नाम का एक गॉड हुआ करते थे, उनके ये कहते थे कि आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आदिवासी वर्ड यूज़ किया था, ये ठक्कर बाप थे, इन्होंने पहली बार ये यूज़ किया था। ये जनरल सेक्रेटरी थे हरिजन सेवक संघ के। फिर एक हॉज रिवोल्ट होता है जो 1820-21 में होता है।
ये भी बिहार में संथल सब डिवीज़न में शुरू होता है। फिर आता है खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट, ये 1874 में शुरू होता है और ये भगीरथ मांझी द्वारा शुरू किया गया था। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वन बाय वन इन सारे मूवमेंट पे क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चंस से आपको डायरेक्ट ये मूवमेंट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। एक तरह से जब हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है, तो वहाँ पे आपको याद हो जाएंगे। तो इनका ईयर इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके जो लीडर हैं उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हम लोग याद करेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ मोपला मूवमेंट। तो मोपला रिवोल्ट या मूवमेंट जो था वो 1921 में शुरू हुआ था, ये काफ़ी बाद का मूवमेंट है। तो 1921 में मालाबार रीजन में शुरू हुआ था। यहाँ ये मुस्लिम्स जो लोग थे, ये जो उनके ज़मींदार हुआ करते थे या फिर शेयर होल्डर्स जो हुआ करते थे, जिनकी ज़मीन हुआ करती थी, और कुछ हिंदू लोग हुआ करते थे जो ज़मींदार हुआ करते थे, वो इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो बेसिकली ये ज़मींदारों के अगेंस्ट एक मूवमेंट था। मोपला रिवोल्ट था, मुस्लिम लोगों का रिवोल्ट था, ठीक है, 1921 में। फिर अहोम रिवोल्ट 1828 में शुरू हुआ था, ये गोमधर कुंवर नाम के आदमी ने ये इसको लीड किया था। फिर ताना भगत मूवमेंट, ये 1914 में शुरू हुआ था छोटा नागपुर में, और ये ओरोन ट्राइब जो लोग थे उन्होंने ये शुरू किया था। फिर जात्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, इन लोगों ने ये रिवोल्ट शुरू किया था, ताना भगत मूवमेंट। जादू नंग जो था वॉज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी और उनकी फ़िलॉसफी के साथ, और ये नागा मूवमेंट मणिपुर के फ्रीडम फाइटर थे। तो जादू नंग का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, नांग। तो ये जादू नांग जो थे ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और क्योंकि ये मणिपुर वाले रीजन से आते हैं इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते होंगे, क्योंकि फार ईस्ट में जाके कोई महात्मा गांधी को फॉलो कर रहा है, उनकी फ़िलॉसफीज़ को फॉलो कर रहा है, नागा कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करते थे, तो इसलिए इनका नाम और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। So question number 1 is, which one of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? तो कौन सा विद्रोह था जो तुरंत शुरू हुआ था 1857 के रिवोल्ट के बाद? तो ये था इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो रिवोल्ट जो था वो इमीडिएटली शुरू हुआ था, यानी कि 1859 और 60 में इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Indigo revolt was about, option A, peasants not wanting to grow indigo but being forced, मतलब ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे बट इन्हें फोर्स किया जाता था। The peasant wanting to grow indigo but being forced not to, क्या फार्मर्स चाहते थे नील की खेती करना और इनको करने नहीं दिया जा रहा था। Option number C is the peasants not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. So basically ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये चाहते नहीं थे नील की खेती करना बट इन्हें करने के लिए फोर्स किया जाता था, और जो प्राइस था वो जो दिया जाता था प्राइस वो भी काफ़ी लो था, अनएक्सेप्टेबल था। सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। Next is, who is the author of Neel Darpan, a book written on the miserable condition of indigo farmers? तो नील दर्पण के जो राइटर थे वो थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। Next question is, who wrote the famous play Neel Darpan, in which oppression of इंडिगो फार्मर्स वॉज डिस्प्लेड? तो नील दर्पण के जो राइटर थे वो थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द कॉम्पोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? तो वंदे मातरम के जो कंपोजर थे, लिखने वाले थे, लेखक थे, वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी,
आनंद मठ, ये थी सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। तो बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट क्या था कि सन्यासी जो थे, जो सन्यासी लोग हुआ करते हैं, ये अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। तो एक तरह का एक फेमाइन आया था, फेमाइन के बाद जो स्थिति थी वो ख़राब हो गई। 1770 में ये फेमाइन आया था और सन्यासी पे बैन लगा दिया कि आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ब्रिटिशर्स के रूल के ख़िलाफ़ इन लोगों ने अपनी बात रखी थी। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्होंने इस अपराइजिंग को, ये जो रिवोल्ट था उसको ख़त्म कर दिया। तो सन्यासी रिवोल्ट इसलिए फेमस है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। तो ये अगेन हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। Now next is who among the following made सन्यासी rebellion famous through his writing। तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने फेमस बना दिया क्योंकि इन्होंने एक किताब इस पे लिख दी, आनंद मठ। ठीक है, अगेन जो थीम है बंकिम चंद्र चटर्जी की फेमस नॉवल आनंद मठ का, वो किस पे है? सन्यासी रिवोल्ट पे है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ भरिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। तो भरिया ताल रेजिस्टेंस हुआ था, एक रिवोल्ट तरह का हुआ था मुंगेर में, उसका पर्पस क्या था? तो जो भरिया ताल रिवोल्ट है, स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट था ये डिमांड ऑफ बकस्त लैंड रेस्टोरेशन। तो इनकी जो लैंड एरिया हुआ करता था, ट्राइबल लोग थे, तो लैंड एरिया हुआ करता था उसको बकस्त लैंड कहते थे और उसी को ये लोग वापस पाना चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो चीफ सेंटर जो वहाबी मूवमेंट का बन गया था वो था पटना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कूका मूवमेंट के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो थे राम सिंह। ठीक है, कूका मूवमेंट जो था ये इनिशिएट किया था भगत जवाहर मल ने। ठीक है, तो ये जो भगत जवाहर मल थे, इन्होंने ये इनिशिएट किया 1840 में और इस जो मूवमेंट था उसके जो लीडर बने थे वो थे राम सिंह। तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, भगत जवाहर मल और राम सिंह। कूका मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन पंजाब। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पागलपंथी विद्रोह था ये कहाँ का विद्रोह था? तो ये गारो लोगों का विद्रोह था। गारो खासी जयंतिया जो है ये ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ये हिल्स का भी नाम है। तो यहाँ के लोग जो ट्राइबल लोग हिल्स में रहते हैं उनका नाम भी इसी नाम पे है। तो गारो जो लोग होते हैं उन्होंने पागलपंथी विद्रोह स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ये नॉर्थ बंगाल में हुआ था और करम शाह नाम के व्यक्ति ने इस विद्रोह को शुरू किया था। नाउ हु फाउंडेड द पागलपंथ? तो करम सिंह ने फाउंड किया था। फिर नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू संथल हूल 1855, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो मेजर बरोज लॉस्ट द बैटल विद संथल्स नियर भागलपुर। गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोंड। महाराजा दीनदयाल राय इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। नाउ देयर वॉज अ टाइम व्हेन संथल enjoyed full sovereignty over the area of गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों।
ये तीनों करेक्ट आंसर है, बट ये सही नहीं है। मुजफ्फरपुर में गंगा वैली के पास इनकी फुल सॉवरेनिटी इनको मिली नहीं थी, लेकिन ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था बिकॉज़ ये काफ़ी दिन चला था और ब्रिटिशर्स को बहुत परेशानियों के साथ इस रिवोल्ट को ख़त्म करना पड़ा था। ठीक है, तो संथल रिवोल्ट जो होता है सिद्धो, कान्हू, चांद और ये सब भाई लोगों ने मिलके ये सब शुरू किया था। गोक्को जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, ये भी एक संथल ट्राइब के ओल्ड व्यक्ति हुआ करते थे, तो ये भी नाम एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक और नाम महाजन दीन दयाल राय, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है संथल विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट। तो फराजी मूवमेंट जो हुआ था इसके जो लीडर थे वो थे दादू मियाँ। नाउ फराजी लोग होते क्या हैं, तो ये जो होते हैं ये फॉलोअर होते हैं हाजी शरीयतुल्लाह के। ठीक है, फराजी जो थे स्मॉल एक सेक्शन था मुस्लिम लोगों का और ये फॉलोअर था हाजी शरीयतुल्लाह का। वेलू थम्पी लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। वेलू थम्पी केरला के थे ये। नाउ हु फाउंडेड रामोसी कृषण जत्था इन महाराष्ट्र। तो रामोसी कृषक जत्था जो थे उसके फाउंडर थे वसुदेव बलदेव फड़के। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रामोसी विद्रोह जो था वो इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामोसी विद्रोह शुरू कहाँ हुआ था, इसका जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, तो ये शुरू हुआ था वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह का जो सेंटर था वो था कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज trace the tribe that rebelled against Britishers because human sacrifice was banned। ठीक है, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस बलि देना जो है, इंसानों की बलि देना वो बंद कर दिया गया था, तो इसलिए जो खोंड ट्राइब था वो ब्रिटिशर्स के विद्रोह में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड लेड कोल रिवोल्ट। तो कोल रिवोल्ट जो था झारखंड छोटा नाग, तो कोल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हुआ था बुद्धू भगत नाम के व्यक्ति ने इसको शुरू किया था। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर वाला रीजन है, वहाँ पे ये शुरू हुआ था। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग पार्ट 2 में करेंगे बाकी के सारे क्वेश्चंस जो बाकी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के अलावा जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।